हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कृषि रसायन विज्ञान के अंदर द 9 विनिमय लेसन को कर रहे थे। इससे पहले अपने इसके 2 वीडियो कर चुके हैं। ये लास्ट है टॉपिक बचा हुआ इस पार्ट का। जो अपना टॉपिक है द 9 विनिमय क्षमता और मृदा की उर्वरकता, यानी कि दोनों के अंदर किस तरीके से संबंध है कि द 9 विनिमय क्षमता मृदा की उर्वरकता को, मृदा के उपजाऊपन को किस तरीके से प्रभावित करती है। संपूर्ण कृषि क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण के पश्चात द 9 विनिमय क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होती है। बहुत अच्छी बात है कि संपूर्ण कृषि क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो भोजन के निर्माण के पश्चात जो द 9 विनिमय क्षमता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। द9 का या रिनाइनों का जो आपस में एक्सचेंज होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, सोडियम है। अगर ये मृदा के कले कणों के ऊपर आ गए हैं, अगर मान लो कि हाइड्रोजन की अधिकता हो गई है कले कणों के ऊपर, तो अब इसको हटाने के लिए अपने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट चूने का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। अगर मृदा के अंदर द 9 विनिमय नहीं होगा, आयन विनिमय नहीं होगा, तो यहाँ से ये H+ जो आयन इसके ऊपर अधिशोषित हो चुके हैं वो वहाँ से विस्थापित ही नहीं हो पाएगा। विस्थापित नहीं होगा तो मृदा क्या होगी, अम्लीय होती जाएगी। इसमें अपने सुधार नहीं कर सकते। लेकिन आयन विनिमय होता है, आयनों का आपस में एक्सचेंज होता है, उनका विस्थापन होता है। तो ये जब अपने इसमें चूना डालेंगे, चूना डालने से जो कैल्शियम है वो कैल्शियम इसके ऊपर अधिशोषित हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि आपस में एक्सचेंज होता है, एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। तो इसी कारण क्या है, मृदा के अंदर अपने सुधार कर सकते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण के बाद जो द 9 विनिमय क्षमता है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। अनेक वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा उर्वरकता का एकमात्र सर्वोत्तम सूचक मृदा की द 9 विनिमय क्षमता होती है। दूसरी बात ये आ गई अपनी कि वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा उर्वरकता यानी कि मृदा का उपजाऊपन बनाने का जो एकमात्र सर्वोत्तम सूचक है वो मृदा की द 9 विनिमय क्षमता होती है। क्योंकि द 9 विनिमय क्षमता से ही मृदा की अपने को संरचना के बारे में ज्ञात होता है। किसी मृदा के विनिमय वस्तुओं की प्रकार और मात्रा का मृदा के सामान्य गुणों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। विनिमय वस्तुओं की प्रकार और मात्रा का मृदा के सामान्य गुणों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सीधा प्रभाव का मतलब, अगर मृदा के ऊपर H+ आयंस अधिशोषित हैं, एल्यूमिनियम्स जो आयंस है वो अधिशोषित हैं, तो मृदा क्या हो जाएगी, मृदा अम्लीय हो जाएगी। अपने को पता है कि मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। और अगर इस पे मैग्नीशियम और अगर इस पे कैल्शियम या इस पे सोडियम ये अगर भस्म आ जाते हैं तो मृदा क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। तो विनिमय वस्तुओं की प्रकार और मात्रा का मृदा के सामान्य गुणों पर क्या पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है। उच्च कैल्शियम बेस संतृप्त वाली मृदाएं सबसे संतोषजनक भौतिक और पोषक स्थिति में होती हैं। ये अपनी चौथी बात इसके अंदर आती है कि उच्च कैल्शियम बेस संतृप्त वाली मृदाएं सबसे संतोषजनक भौतिक और पोषक स्थिति के अंदर होती है। अब कैल्शियम को ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि कैल्शियम जो है, कैल्शियम अम्लीय मृदाओं को भी सुधारता है और कैल्शियम वो क्षारीय मृदाओं को भी क्या करता है, सुधारता है। जैसे कि अपने को ये मृदा का क्ले कण है, इसके ऊपर अगर H+ आयन अधिशोषित है, H+ आयन इस पे अधिशोषित है, इसके अंदर अगर अपने कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये क्या करेगा कि जो मृदा के ऊपर, मृदा के कले कणों के ऊपर जो हाइड्रोजन आयन थे उनको वहां से विस्थापित कर दे कैल्शियम, और उसकी जगह पे क्या आ जाता है, हाइड्रोजन इधर विस्थापित हो जाता है, H2CO3 बन जाता है। तो इस तरीके से ये क्या होगा कि कैल्शियम जिसके ऊपर, मृदा कणों के ऊपर कैल्शियम आ जाता है तो उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो स्थिति है, उसकी भौतिक जो स्थिति है मृदा की, उसमें सुधार हो जाता है। वो उदासीन प्रकृति की हो जाती है, उसमें पैदावार अच्छी होती है जिसपे कैल्शियम आयंस के अधिशोषित होते हैं। अब अपने देखें कि जो
क्षारीय मृदा होती है उसपे क्या होते हैं, सोडियम आयन्स अधिशोषित होते हैं, सोडियम आयन की अधिकता होती है। तो ये क्या करेगा कि ये कैल्शियम जो सल्फेट CaSO4 है जिसको अपने कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, ये यहाँ से क्या करेगा, कैल्शियम सल्फेट इसके अंदर जब डाला जाएगा तो ये कैल्शियम इस जो सोडियम था उसको अधिशोषित कर, उसको विस्थापित कर देगा, विस्थापित करके और इसकी जगह क्ले कणों के ऊपर खुद कैल्शियम आ जाता है और ये क्या बन जाएगा, सोडियम Na2SO4 यहाँ से बन जाता है, जो कि नीचे क्या होते हैं, अपक्षालित हो जाते हैं लीचिंग के माध्यम से। तो दोनों ही प्रकारों में अपने देख रहे हैं, इन दोनों प्रकारों में ही अपने देख रहे हैं कि कैल्शियम के कारण क्या हो रहा है, मृदाओं के अंदर सुधार हो रहा है, अम्लीय मृदा के अंदर भी सुधार हो रहा है और क्षारीय मृदा के अंदर भी सुधार हो रहा है। इसलिए जो कैल्शियम बेस संतृप्त वाली मृदाएं हैं वो सबसे संतोषजनक भौतिक और पोषक स्थिति के अंदर होती हैं। कैल्शियम मृदाएं, जो कैल्शियम प्रधान मृदाएं हैं वो क्या होती हैं, सरंदरी होती हैं, दानेदार संरचना की होती है, उसमें वायु का, उसमें सिंचाई जल का, ठीक है, उसमें अच्छे प्रकार से आदान प्रदान होता है, उसमें जो सूक्ष्म जीव है वो भी अपना जीवन यापन अच्छे प्रकार से करते हैं। जिन मृदाओं के ऊपर कैल्शियम आयन की अधिशोषित होते हैं, कैल्शियम आयन की अधिकता होती है, जिसके परिणाम फलस्वरूप अधिक कले अंश के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकता है। यह तो कैल्शियम आयन हो गए। उसके बाद अगर अपनी बात करें असंतृप्त बेस असंतृप्त की बात करें तो अगर असंतृप्त लिखा आता है तो असंतृप्त से अपने को समझना है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की अधिकता है, वो मृदाएं अम्लीय प्रकृति की होती हैं। हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के कारण ये क्या होती हैं, असंतृप्त होती हैं। तो बेस असंतृप्त मृदाओं में विनिमय हाइड्रोजन तथा एल्यूमिनियम के कारण अधिक अम्लता होती है। हालांकि ये मृदाएं बुरबुरी होती हैं, लेकिन जब बेस असंतृप्ति की प्रतिशतता 30 से अधिक हो जाती है। प्रतिशतता का मतलब है कि जो मृदा के अंदर कुल घुले हुए कुल धनायनों की जो संख्या है या कुल धनायनों की जो मात्रा है उसमें से हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम का प्रतिशत कितना है, उसकी परसेंटेज कितनी है, कुल धनायनों में से हाइड्रोजन या एल्यूमिनियम की परसेंटेज कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है। अगर उसकी मात्रा 30 से अधिक हो जाती है तो इन मृदाओं में पौधों की जो वृद्धि है वो अच्छी नहीं होती। इस प्रकार की मृदाएं क्या हो जाती हैं, खराब मृदाएं के अंदर आती हैं। ऐसी स्थितियों में चूने का प्रयोग करके इसको सुधारा जा सकता है। अगला अपना आता है, जब विनिमय सोडियम की मात्रा कुल विनिमय धनायनों की 10 से 15% से अधिक होती है। अब अगर हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम की मात्रा है वो 10 से 15% से अधिक हो जाती है, सभी अन्य कुल धनायनों की अपेक्षा सोडियम की जो मात्रा है वो 10 से 15% से अधिक हो जाती है, तो मृदाएं क्या हो जाएंगी, वो क्षारीय हो जाती हैं। और ऐसी मृदाओं का जो pH मान है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, वो 8 से अधिक हो जाता है, 8 से अधिक यानी कि उच्च होना शुरू हो जाता है। जब विनिमय सोडियम का अनुपात इस सीमा से अधिक हो जाता है या कोलाइडी संकीर्ण को संतृप्त करता है, संतृप्त करने का मतलब उस जो कोलाइडी कण है उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, सोडियम आयंस की अधिकता हो जाती है, तो कले N सोडियम कले में परिवर्तित हो जाती है। यह मृदाएं अत्यधिक क्षारीय होती है और इनका pH मान 9 से 12 तक हो जाता है। ये मृदाएं भी क्या होती हैं, अनउपजाऊ हो जाती हैं, इसमें अपने फसल के ये लायक नहीं रहती। उसके बाद है, सभी सामान्य उपजाऊ मृदा में कुल विनिमय भस्मों की मात्रा CEC का लगभग यानी कि कुल जो धनायन विनिमय क्षमता का लगभग 80% से 90% होता है। कुल विनिमय भस्म, अब भस्मों की अगर बात करें तो भस्मों के अंदर ये सारे के सारे किसमें आते हैं, भस्मों के अंदर आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। इनकी अगर मात्रा 80 से 90% होती है तब विनिमय हाइड्रोजन प्राय 20% से कम होता है, तो इन मृदाओं में कैल्शियम मुख्य विनिमय भस्म होता है। तो इन मृदा में क्या होगा, जो कैल्शियम है मुख्य रूप से पाया जाता है। कैल्शियम जो आयन है वो मृदा के ऊपर अधिशोषित होता है, जिसकी मात्रा कुल विनिमय धनायनों की 60 से 80% तक होती है। किसकी होती है, कैल्शियम की होती है। कुल विनिमयशील जो भस्म है वो 80 से 90% होते हैं। अगर इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 20% है तो इसमें कैल्शियम की जो मात्रा है वो 60 से 80% होती है। विनिमय कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर कैल्शियम कले बनती है जिनकी अभिक्रिया उदासीन होती है। इसका pH मान है वो उदासीन प्रकृति का 6.5 से 7.5 के बीच में होता है।
उसके बाद है मृदा का प्रतिशत बेस संतृप्ति। अब प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या होता है? प्रतिशत का मतलब कोई भी आयन है, चाहे वो हाइड्रोजन है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोई भी आयन है, उनकी परसेंटेज के अंदर मात्रा कितनी है। जो कोलाइडी कण है, मृदा के कण है, उसमें उसकी परसेंटेज के अंदर, प्रतिशत के अंदर कितनी मात्रा है, वो क्या होगा? अपना प्रतिशतता बेस संतृप्ति होता है। अधिशोषित धनायनों के दो समूहों का मृदा अम्लता एवं क्षारकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दो समूहों का मृदा की अम्लता का मतलब हो गया हाइड्रोजन्स और एल्यूमिनियम हो गया, और क्षारकता का मतलब अन्य जो विनिमयशील भस्म है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। तो ये दो प्रकार के समूह हो गए, एक तो हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के हो जाएगा, और एक अपना दूसरे प्रकार का जो भस्म होते हैं उनका। दो समूहों का मृदा की अम्लता और क्षारकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर यहाँ पे अपने पास H+ आयन और एल्यूमिनियम आयन की प्रधानता होगी तो मृदा क्या हो जाएगी? अम्लता हो जाएगा। उसका प्रभाव क्या होगा? अम्लीय मृदा हो जाएगी। अगर भस्म की अधिकता हो जाती तो वो क्या हो जाएगा? क्षारकता का उस पर प्रभाव होता है। दोनों मृदा विलयन में H+ आयन का सांद्रण बढ़ते हैं। अधिशोषित हाइड्रोजन आयन प्रत्यक्ष रूप से मृदा विलयन से H+ आयन के सांद्रण में वृद्धि करते हैं। जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, जो नवजात हाइड्रोजन होते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से मृदा के अंदर कोलाइडी कणों के अंदर H+ आयन का सांद्रण के अंदर वृद्धि करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जबकि जो एल्यूमिनियम आयन है, ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से जल के अंदर घुलकर इनका विश्लेषण करते हैं। अब ये एल्यूमिनियम आयन को जब जल के अंदर घोला जाएगा तो जल में से एक हाइड्रोजन आयन को ये क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन को मुक्त कर देगा, तो ये जो हाइड्रोजन आयन मुक्त हुआ है, ये मृदा के जो कोलाइडी कण है उन पर अधिशोषित हो जाता है और मृदा को अम्लीता कर देता है। ये क्या कर रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है। हो तो क्या रहा है कि ये जो एल्यूमिनियम है वो यहाँ पे जल के अणु से रिएक्शन कर रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन को मुक्त कर रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है? वास्तव में अगर देखें तो ये मृदा को क्या कर रहा है? अम्लीय कर रहा है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अधिकांश अन्य धनायन जिन्हें विनिमय भस्म कहते हैं, अन्य धनायन का मतलब जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम है, अन्य धनायन विनिमय भस्म कहते हैं, मृदा को क्षारीय बनाते हैं। कोलाइडी संकीर्ण पर अधिशोषित विनिमय भस्मों की प्रतिशत मात्रा को ही प्रतिशत बेस संतृप्त कहते हैं। कोलाइडी जो संकीर्ण है, इस पे सोडियम कितनी परसेंटेज के अंदर है, इसमें कैल्शियम कितनी परसेंटेज के अंदर है, इनकी प्रतिशत के अंदर जो मात्रा है वो प्रतिशत मात्रा को ही प्रतिशत बेस संतृप्त कहते हैं। बेस संतृप्ति कुल विनिमय भस्मों के अंदर ये आते हैं कुल विनिमय भस्म, जिन्हें अधिशोषित कुल धनायनों का मतलब जो अपने हाइड्रोजन या एल्यूमिनियम है, कुल अधिशोषित धनायनों जहाँ धनायन विनिमय क्षमता की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है को प्रदर्शित करती है। यह प्रतिशत बेस संतृप्ति धनायन विनिमय क्षमता की वह प्रतिशतता है जो कोलाइडी संकीर्ण पर विनिमय भस्मों से संतृप्त होती है। इसको निकालने का अपने को सूत्र दे रखा है प्रतिशत बेस संतृप्ति का, कि कुल विनिमयशील भस्म हो जाएंगे। विनिमयशील भस्म का मतलब यहाँ पे अपने ले सकते हैं, अपने पास कैल्शियम आ जाएगा, इसके अंदर मैग्नीशियम है, ठीक है, इसके अंदर अपने पास पोटेशियम है, इसमें सोडियम है, तो ये क्या आ जाएंगे? विनिमयशील भस्म सेंटीमोल प्रति किलोग्राम के अंदर, और इसके बटे में धनायन विनिमय क्षमता यानी कि हाइड्रोजन है और एल्यूमिनियम है, तो इनकी सेंटीमोल यानी कि दोनों का ही अनुपात क्या कहलाता है? अपना प्रतिशत बेस संतृप्ति कहलाता है। ये अपने को सूत्र यहाँ पे दे रखा है अलग अलग। यहाँ पे बी का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, ये इनका आ जाएगा। उसके बाद है सी ई सी तथा कुल विनिमय भस्मों में अंतर टी माइनस एस एस संतृप्ति की सीमा यह मृदा में उपस्थित विनिमय हाइड्रोजन की मात्रा को प्रदर्शित करती है। यानी कि जो अपने पास अपनी अभी देखा अपने कैल्शियम प्लस है, मैग्नीशियम है जो, तो इनकी मात्रा में से अगर अपने कुल विनिमय भस्मों को अगर अंतर किया जाता है तो अपने पास क्या आ जाता है? हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो आ जाती है। यदि किसी मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति 80% आती है, ये जो लाइन अपनी ऊपर आपने देखी है, इन्हीं लाइनों का अर्थ अपने समझते हैं कि इसको कहना क्या चाहता है कि ये कह रहा है कि यदि किसी मृदा की बेस संतृप्त 80% है
और अगर अपने से पूछ ले कि किसी मृदा की बेस संतृप्त 80% है तो उसके अंदर असंतृप्त की मात्रा कितनी है। असंतृप्त का मतलब उसमें हाइड्रोजन्स की मात्रा कितनी है। तो टोटल परसेंटेज क्या होता है, 100% होता है, उसमें से 80 जो परसेंटेज है वो बेस संतृप्ति है। तो बेस संतृप्ति है, बाकी का जो बचा 20% वो क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन्स आयन की मात्रा हो जाएगी, वो असंतृप्त की मात्रा हो जाती है। अगर इसको अपने भिन्न के रूप में निकालें तो 80 बटे में अपने 100 लिख सकते हैं। 80 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से 2 की टेबल से इसको काटे तो 2/5 आ जाएगा। तो 2 की टेबल से काटे तो 4/5 आ जाएगा, ये आ गया। और जो अपना 20 आया था जो असंतृप्त था 20, उसका भिन्न रूप में निकाले 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी कि उसका क्या आ जाएगा, बटे में 100 आएगा, 1/5। तो इसका क्या आ जाएगा, 1/5 भाग इसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन या एल्यूमिनियम आयन की है। ये जो बात अब उसने यहाँ पे ऊपर अपने को बताने की कोशिश की है। उसके बाद आगे उष्ण प्रतिशत बसम संतृप्ति का मृदा पीएच से गहरा संबंध है। इस प्रतिशतता के अधिक होने पर मृदा का पीएच क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अगर संतृप्त प्रतिशत बेस संतृप्त प्रतिशतता की मात्रा अगर अधिक होती है, इसकी मात्रा अगर बढ़ती है, मात्रा बढ़ने का मतलब क्या है कि इसमें जो बसम है उनकी मात्रा बढ़ रही है, उसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ रही है, उसमें मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ रही है, उसमें सोडियम की मात्रा बढ़ रही है। अगर इनकी मात्रा बढ़ेगी तो जो हाइड्रोजन आयन है, एल्यूमिनियम आयन है, उनकी मात्रा कम होगी। अब उनकी मात्रा कम होगी तो पीएच क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की मृदाओं में बेस जो बसम संतृप्ति विनिमय वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उष्ण प्रदेशों की मृदा में कोलाइडी संकीर्ण पर बाष्पीक धनायन अधिक वर्षा के कारण नीचे की ओर चला जाता है, जिससे कोलाइडी संकीर्ण पर H+ आयन अधिशोषित होते हैं और मृदा का पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो कोलाइडी संकीर्ण पर बाष्पीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम वगैरह है, अधिक वर्षा होने के कारण ये लीची के माध्यम से इसका अपक्षालन हो जाता है और कोलाइडी संकीर्ण पर H+ आयन अधिशोषित हो जाते हैं। अब H+ आयन अधिशोषित हो गए तो उसमें उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मृदा अम्लीय हो जाती है। शुष्क प्रदेशों की मृदाओं में कोलाइडी संकीर्ण बाष्पीक आयनों से संतृप्त होता है, इस कारण इनका पीएच मान अधिक होता है। वे मृदाएं जिनके कोलाइडी संकीर्ण विनिमय कैल्शियम आयन से परिपूर्ण होते हैं बसम संतृप्त मृदा कहलाती है। ये आ जाएगा बसम संतृप्त मृदा कौन सी कहलाती है कि जिन मृदाओं के कोलाइडी संकीर्ण पर कैल्शियम आयन्स अधिक होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, वो बसम संतृप्त मृदा कहलाती है। कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मृदा कौन सी है, जो बसम संतृप्त मृदा होती है वो कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मृदा होती है। जब इस संतृप्त मृदा में कमी आ जाती है तो मृदा को बसम असंतृप्त मृदा कहते हैं। जब उस मृदा में कैल्शियम की मात्रा कमी हो जाती है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन्स की मात्रा अधिक होने लग जाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, बसम असंतृप्त मृदा कहते हैं। उसके बाद है आयन विनिमय महत्व है। लास्ट टॉपिक है अपना आयन विनिमय का महत्व। तो सबसे पहला महत्व तो ये है कि इस जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण के बाद अगर अपनी बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रम आता है वो आयन विनिमय का ही आता है। पौधों को पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तथा फास्फोरस आदि की पर्याप्तता और अपर्याप्तता को प्रभावित करता है। अगर मृदा अम्लीय हो चुकी है तो वो हाइड्रोजन्स को ज़्यादा अधिक ग्रहण कर पाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन्स को वो ज़्यादा ग्रहण कर पा रहे हैं। अगर वो उदासीन है तो वो कैल्शियम को ग्रहण कर पा रहे हैं, यानी कि उसको प्राप्त हो रहे हैं। तो प्राप्तता और अप्राप्तता को ये क्या करती है, प्रभावित करती है। यह कोलाइडी कले पर उपयुक्त प्रकार के धनायन प्रदान करके मृदा संरचना को नियंत्रित करता तथा स्थायी संरचना के लिए उत्तरदायी होता है। यह कोलाइडी कले पर उपयुक्त प्रकार के धनायन प्रदान करके, उपयुक्त प्रकार का मतलब कि अगर उस पर H+ आयन अधिशोषित हो चुके हैं तो उसमें चूना मिलाने पर वो कैल्शियम उस पर विस्थापित हो जाएगा। तो ये क्या कर देगा, कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम मृदा की जो संरचना है उसको नियंत्रित करता है और उसको सुधारता है और स्थायी संरचना उसको प्रदान करता है। अगला है यह मृदा निर्माण के प्रक्रमों जैसे क्ले खनिजों का विकास और क्षेत्रीय तथा अंत्य क्षेत्रीय मृदा निर्माण को नियंत्रित करता है। चौथा है यह अम्लीय एवं क्षारीय मृदा के सुधार में महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगर आयन विनिमय नहीं होता तो अपने अम्लीय और क्षारीय मृदाएं जो हो चुकी है उनके अंदर अपने सुधार नहीं कर सकते। यह उर्वरकों के प्रभाव तथा उर्वरक प्रयोग को भी प्रभावित करता है। जो उर्वरकों का जो प्रभाव है या उर्वरकों का जो प्रयोग है उसको भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है। जैसे अपने पोटेशियम क्लोराइड का अगर अपने प्रयोग करना है
मृदा के अंदर उर्वरक के रूप में कैल्शियम क्लोराइड के रूप में प्रयोग करना है तो जो आयन विनिमय है वो क्या करेगा, कैल्शियम पोटेशियम प्लस के रूप में और Cl माइनस के रूप में। अब यहाँ से क्या करेगा, जो पोटेशियम है, पोटेशियम मृदा के अंदर होते हुए जड़ों के माध्यम से होते हुए धनायनों के रूप में पेड़ पौधों को प्राप्त हो जाते हैं और जो क्लोराइड है वो अपक्षालन के माध्यम से नीचे तले में बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से इसका प्रयोगों को ये प्रभावित करता है। इसके बाद बात करें अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं की। जिस तत्व पर विद्युत आवेश होता है उसे क्या कहते हैं, अपने आयन कहते हैं। जिस तत्व पर आवेश होता है उसे क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव आयन होता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन तथा मैग्नीशियम धन आवेशित होते हैं। ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, जिन्हें अपने क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। जिन पर धन आवेश होता है उसे अपने क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। उसके आगे अगर अपने देखें, नाइट्रोजन है, फास्फेट है, क्लोराइड है, सल्फेट जैसे आयन है, इन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, उन्हें अपने क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। जिन तत्वों के ऊपर या जिन पदार्थों के ऊपर ऋण आवेश होता है उन्हें क्या कहा जाता है, ऋणायन कहते हैं। धनायन विनिमय पूर्ण रूप से एक क्या है, पृष्ठीय क्रिया है। ये पृष्ठ के ऊपर ही होती है, पृष्ठ के अंदर नहीं होती। पांचवा है, किसी मृदा द्वारा कुल धनायन अधिशोषित करने की क्षमता को ही उस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं। कि वो मृदा कितने धनायनों को अधिशोषित कर सकती है, वो उसके क्या होगी, धनायन विनिमय क्षमता होगी। जिसकी जितनी अधिक धनायन विनिमय क्षमता होती है वो मृदा उतनी ही उपजाऊ होती है। जिस मृदा की जितनी अधिक धनायन विनिमय क्षमता होगी उतना ही उसकी धनायन धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है। सातवां है, धनायन विनिमय क्षमता मृदा में उपस्थित कले तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। आठवां है, धनायन विनिमय क्षमता की जो इकाई है वो सेंटीमोल प्रति किलोग्राम के रूप में व्यक्त की जाती है। कले खनिजों का धनायन विनिमय क्षमता है, कले खनिजों की अगर पूछे तो 3 से 150 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम है। कार्बनिक पदार्थों की धनायन विनिमय क्षमता पूछे, CEC का मतलब धनायन विनिमय क्षमता जो कार्बनिक पदार्थ की है वो 200 से 400 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। कुल धनायन विनिमय क्षमता का जितना मुख्य धनायनों द्वारा ग्रहित होता है उसे प्रतिशत सार संतृप्तता कहते हैं। धनायन विनिमय क्षमता से मृदा धनायनों के बंधन और विनिमय की क्षमता का बोध होता है। तो ये था अपना पाठ। इसमें अपने कुछ प्रश्न है, ये अपने को बुक में से ही मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया हो, इसके 3 वीडियो हो चुके हैं तो उनको आप बारी बारी से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।